दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबीएस क्लासेस में। बोले तो खान बिजनेस स्टडी क्लास में माई सेल्फ असलम खान। कैसे दोस्तों, प्लीज़ बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग, बताइए दोस्तों। हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि ओवरऑल बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आज हम लोग समझेंगे कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें दोस्तों तो थर्ड पेपर नंबर जो थर्ड आपका है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि एक ऑप्शनल पेपर है दोस्तों। ऑप्शनल पेपर है, इसको हम लोग समझेंगे। आप जानते हैं कि आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों एक पहला पेपर आपका बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से है। बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से है दोस्तों, पहला पेपर आपका है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट ये पहला पेपर है दोस्तों। दूसरा पेपर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसी में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। और तीसरा अगर कोई पेपर है दोस्तों तो वह है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग आज समझेंगे दोस्तों। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट है दोस्तों, क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम आपको बताना देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल विजिट करें दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंटेंट है दोस्तों। बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंटेंट है दोस्तों, ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ओवरऑल पेपर नंबर थर्ड दोस्तों। ठीक है, पेपर नंबर थर्ड जो आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ना है दोस्तों आपको यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ना है दोस्तों, ये आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा चैनल का लोगो है दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है खान बिजनेस स्टडीज में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बिजनेस इकोनॉमिक्स ये लिखा गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें ओवरऑल क्या क्या आपको कंटेंट पढ़ने है, ये पेपर नंबर थर्ड दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ। ये पेपर नंबर थर्ड दोस्तों, और इस पेपर नंबर थर्ड में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल की बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों कि ओवरऑल आपको इसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पढ़ना है वह है करा फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के जो कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लोग हैं उनमें कौन कौन थे, उनका क्या आइडिया था, क्या विचार था, ये आपको पहले चैप्टर में समझना है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौटिल्य की बात आएगी। कौटिल्य साहब को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करें दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, इन्होंने क्या क्या अपना सिद्धांत दिया था, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इन्होंने कौन कौन सी अपनी विचारधाराएं दी थी। इसके बाद अगर बात करें तो धनंजय आपके रामचंद्र जी साहब हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, जवाहरलाल नेहरू साहब हो गए, और साथ साथ अगर हम बात करें तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या क्या अपने इकोनॉमिक्स के संदर्भ में क्या क्या अपने विचार दिए थे, आपको इस पहले चैप्टर में दोस्तों पढ़ना है। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसके बाद दूसरे चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है मीनिंग एंड स्कोप, मीनिंग नेचर, क्या क्या करा दोस्तों, मीनिंग करा है, नेचर करा है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि ओवरऑल कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, क्या इसकी प्रकृति है और क्या इसके क्षेत्र है, आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों। ठीक है, आपको इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप और ओवरऑल क्या समझना है, इसके क्षेत्र को समझना है। इसमें विशेषता भी आएंगी, इसमें कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं, आंतरिक घटक कौन कौन से होते हैं, बाह्य घटक कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें आपको समझना है। आंतरिक और बाह्य घटकों के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ये भी आपको इसमें समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पेपर नंबर थर्ड में, पेपर नंबर थर्ड की बात करें तो मांग कर रहा है कि मांग एवं मांग का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मांग एवं मांग का नियम, बोले तो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको समझना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है दोस्तों, इससे सवाल तय है आना। हाँ, दूसरा जो आपका मैं बता रहा हूँ ये भी आपका बिल्कुल तय है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बनना तय है, आएगा जरूर। इसमें आपको पढ़ना है ओवरऑल मांग की क्या परिभाषाएं हैं,
मांग की वस्तुओं पर क्यों की जाती है, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, मांग का क्या नियम होता है ओवरऑल। और इसमें आपको बताएंगे कि ओवरऑल कि मांग जो तालिका वक्र होता है, जो टेबल आपका होता है, इसमें जो वक्र होता है वो हमेशा, अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो वक्र होता है वो मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों नीचे की ओर झुका होता है, ये बहुत बड़ा कारण कभी कभी यही एग्जाम में पूछता है कि मांग वक्र हमेशा ये सदैव बाएं से दाएं की ओर नीचे क्यों झुका हुआ होता है, आपको इस चैप्टर में समझना है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इलेस्ट्री ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, इलेस्ट्री ऑफ डिमांड और इट्स मेजरमेंट करें कि मांग की लोच और इसकी माप क्या होता है, आपको यहाँ समझना है कि मांग की लोच क्या होता है और इसकी कैसे हम लोग गणना करेंगे। मांग के नियम और मांग की लोच में बेसिकली अंतर क्या होता है, आपको यहाँ ये भी समझना है दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ ये समझना है कि मांग की जो कीमत लोच होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसकी क्या क्या श्रेणियाँ बनाई गई हैं, और साथ साथ इसको मापने की कौन कौन सी विधि है, फ्लक्स विधि क्या है, ठीक है, और विधियाँ क्या हैं, प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आरी लोच, ठीक है, प्राइस डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड क्या होता है, इनकम आपका डिमांड क्या होता है, ये सब चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना दोस्तों। ओवरऑल ये दोनों चैप्टर अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोनों चैप्टर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले तीसरा और चौथा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे वो क्या करा है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कर्व दोस्तों, क्या करा थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कर्व। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ ये समझना है कि ओवरऑल क्या होता है, लागत के सिद्धांत क्या है। ठीक है, लागत के सिद्धांत क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझना है कि लागत के सिद्धांत क्या होते हैं, लागत का वर्गीकरण क्या होता है, मौद्रिक लागत क्या होता है, वास्तविक लागत क्या होता है, अवसर लागत क्या होते हैं, अल्पकालीन स्तर पर क्या होती है, दीर्घकालीन स्तर पर क्या होते हैं, और साथ साथ यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के कौन कौन से वक्र होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला आपका क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या करा है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन हम लोग समझेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन का क्या अभिप्राय है, बोले तो इसका आशय, इसकी कौन कौन से एजम्पशन है, मान्यताएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो कॉब डगलस साहब हैं, कॉब डगलस के कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांत हैं, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों को दिया है, ये भी आपको समझना है, और साथ साथ यहाँ पे जो अनुपात या पैमाने के जो नियम होते हैं ये भी आपको इस चैप्टर में समझना है दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ और आगे बढ़ते हैं, और आपका देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पहले आप। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सॉरी, उत्पादन फलन की अगर हम बात करेंगे तो करें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोस्तों। क्या करा है, उत्पादन फलन परिवर्तन और अनुपात का नियम, परिवर्तन और उसके अनुपात का नियम क्या होता है, इसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के नियम क्या होता है, उत्पत्ति वृद्धि के नियम क्या होता है, उत्पत्ति समता का नियम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। उत्पत्ति ह्रास के नियम क्या होते हैं, आपको यहाँ भी समझना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, ये परिवर्तनशील अनुपात किस कंडीशन में, मीन्स अल्पकालीन में, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में और लॉन्ग टर्म पीरियड में किस में ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है, क्या किस किस अवस्था में ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, ये नियम लागू होता है तो नियम लागू होता है, क्यों लागू होता है, किस पर लागू होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस बोले तो उत्पत्ति ह्रास नियम के क्या क्या महत्व हैं, और साथ साथ इसको कैसे क्रियाशील किया जाता है, ये भी आपको इस चैप्टर में समझना है दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें दोस्तों समझ में आ रही होगी दोस्तों, पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ओवरऑल आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद अगला कह रहा है प्रोडक्शन डिसीजन ऑप्टिमम कॉस्ट। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोडक्शन डिसीजन एंड ऑप्टिमम कॉस्ट, उत्पादन निर्णय और अनुकूलतम लागत क्या होता है, अनुकूलतम लागत क्या होता है, आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसमें अगर हम बेसिकली बात करें तो उत्पादन के कौन कौन से संयोग होते हैं, कौन कौन से इसके न्यूनतम लागत क्या होता है, संयोग लागत क्या होता है, और उत्पादन का संतुलन बिंदु क्या होता है, आपको ओवरऑल इस चैप्टर में आपको ये समझना है दोस्तों।
इसके बाद बात करेंगे रिटर्न टू स्कूल, अब कह सॉरी रिटर्न टू स्केल करा इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, रिटर्न टू स्केल इंटरनल और एक्सटर्नल ये क्या होता है आपको ये समझना है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि क्या होता है, साधनों की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कैसे होते हैं, पैमाने के प्रतिफल का निर्धारण कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पढ़ना है। पैमाने की क्या क्या बचत होती है, क्या क्या उससे लॉसेज होते हैं, हानियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आपको रिटर्न टू स्केल इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैप्टर में आपको दोस्तों पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें, ये देखिए जो आपके चैप्टर है दोस्तों, ये तो हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। ठीक है, कि एक पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की दशा में कीमत का निर्धारण क्या होता है, और एक फर्म का संतुलन, इसको बोलते हैं फर्म का संतुलन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, ये आपका क्या होता है। क्या क्या इसमें आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए थोड़ा। इसमें अगर बात करें पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स होती है, विशेषता क्या होती है, और साथ साथ वास्तविक जीवन में अगर हम बात करें तो इसका पूर्ण प्रतियोगिता का क्या महत्व है, इसमें कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन के द्वारा अगर हम बात करें तो कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में प्रोफेसर मार्शल साहब जो थे उन्होंने क्या क्या अपने सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की दिशा में उद्योग, फर्म और बाजार पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें आपको परफेक्ट कंपटीशन वाले चैप्टर में पढ़ने दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये भी आपका चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोनोपॉली। ठीक है दोस्तों, क्या करा है, मोनोपॉली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है दोस्तों, क्या करा है, मोनोपॉली एंड प्राइस डिटर्मिनेशन क्या करा है कि ओवरऑल कि एकाधिकार क्या होता है, और एकाधिकार की दिशा में कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, एकाधिकार और एकाधिकार दिशा में कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे एकाधिकार की क्या प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एकाधिकार क्या प्रकार होते हैं, इसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कीमत का निर्धारण कैसे होता है, एकाधिकार में अल्पकालीन में क्या होता है, दीर्घकालीन में क्या होता है दोस्तों। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दोस्तों पूछता है, राशि पतन। राशि पतन ये कई बार पूछा है दोस्तों, राशि पतन कई बार ये पूछा है, राशि पतन क्या होता है। और एकाधिकार शक्ति की एकाधिकार शक्तियों के केस में क्या क्या आपका होता है, इसमें कीमत विभेद कैसा होता है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है, और एकाधिकार के संबंध में कौन कौन से नियम होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो चैप्टर आपका है करा मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। क्या करा दोस्तों, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं दोस्तों, एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या होता है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। एकाधिकृत प्रतियोगिता, इसका क्या आशय है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन से हम लोग फर्म की अल्पकालीन साम्य बिंदु और साथ साथ फर्म की स्थिति बिंदु कैसे हम लोग निकालते हैं दोस्तों, आपको इस कंटेंट में, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, तो और भी आपका देख लीजिए, और भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं, ये आपका स्क्रीनशॉट पर इसका निकाल लीजिए कि ओवरऑल कि और जो आपके बचे हुए पार्ट है इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्या क्या आपका जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करा है, बिजनेस साइकिल। ठीक है, व्यवसायिक चक्र, इसको हम कभी कभी ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड साइकिल। ठीक है, व्यवसायिक चक्र क्या होता है, व्यवसायिक चक्र की कौन कौन सी विशेषता होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और साथ साथ इसके कौन कौन से सिद्धांत क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, मौद्रिक आय के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। अगर हम बात करें तो हार्ट्रे साहब का क्या सिद्धांत है, और हेयक साहब का क्या सिद्धांत है, शुम्पेटर साहब का क्या सिद्धांत है, विक्सेल साहब का क्या सिद्धांत है, नवप्रवर्तन सिद्धांत क्या होता है, हिक्स की विचारधारा क्या है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। बोले तो ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल में आपको पढ़ना है दोस्तों।
इसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्या करा है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करा है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि वितरण और वितरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये भी आपको यहाँ पढ़ना है कि वितरण के प्रथम सिद्धांत क्या होता है, वितरण के अगर हम बात करें सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सामान उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है, वितरण का आधुनिक सिद्धांत क्या होता है, साधन कीमत क्या होता है, ये सब चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है इस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नामक चैप्टर में। इसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट आपका जो अध्याय कर रहे हैं, कभी कभी तो कुछ किताबों में ये सब चीज को एक ही में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हम आपको अलग अलग कंटेंट के थ्रू अलग अलग चैप्टर में आपको समझाएंगे कि वेजेस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी क्या होता है, मजदूरी के संबंध में कौन कौन सिद्धांत होते हैं, नगद मजदूरी क्या होता है, असल मजदूरी क्या होता है, वास्तविक मजदूरी क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, आधुनिक मजदूरी का सिद्धांत क्या है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे करते हैं, और साथ साथ एकाधिकार में कौन कौन से मजदूरी के सिद्धांत हैं, कैसे हम लोग मजदूरी निकालेंगे, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला आपका जो है रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लगान बोलते हैं। लगान, लगान क्या होता है, लगान की कौन कौन से सिद्धांत आपके दोस्तों, लगान कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक लगान और ठेके के लगान क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं, और इसमें एक व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनका नाम अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति आपको यहाँ पे अक्सर मिलेंगे और इनका अक्सर पूछता भी है एग्जाम में, ओ भाई साहब का नाम, हाँ रिकार्डो नाम, उनका नाम क्या है, रिकार्डो दोस्तों, ठीक है, रिकार्डो साहब का, रिकार्डो का लगान सिद्धांत दोस्तों, ठीक है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत क्या होता है, और रिकार्डो के लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में क्या क्या अंतर होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है, रिकार्डो साहब, इन्होंने लगान के सिद्धांत के बारे में अपना दिया है, इनको पढ़ना है, साथ साथ आधुनिक लगान के सिद्धांत क्या होता है, इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये भी चैप्टर आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें दोस्तों क्या कर रहा है अगला, इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्याज। ब्याज क्या होता है, ब्याज के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, ब्याज के भिन्नता के कारण क्या होते हैं दोस्तों, और साथ साथ ब्याज को निर्धारित हम लोग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ब्याज के संबंध में उत्पादकता का क्या सिद्धांत है, उपभोग का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ब्याज का सिद्धांत क्या है, प्रतीक्षा सिद्धांत क्या होता है, साथ साथ ब्याज की बचत सिद्धांत क्या होता है, परंपरावादी सिद्धांत क्या होता है, नव परंपरावादी सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ठीक है, और ब्याज का आधुनिक तरलता का सिद्धांत क्या है, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ने, ये भी ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, एक आध दो दिन के अंदर स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको हम बकायदे इसको ग्राफ पेपर की सहायता से, ग्राफ के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये चारों चैप्टर का लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको चित्र की सहायता से हम समझाने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे ये काम करता है दोस्तों। लास्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, वो प्रॉफिट कर रहा है। लाभ क्या होता है, लाभ से क्या आप समझते हैं, इसकी प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन विद्वानों ने दिया है, इसकी विशेषताएं के साथ साथ कुल लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ क्या होता है, लाभ का मजदूरी सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ये सब चीजें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। लाभ के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इसमें अगर हम बात करें प्रायोगिक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है दोस्तों, लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत क्या होता है, इसके बाद नव प्रवर्तन सिद्धांत क्या होता है, और साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे उत्पादकता सिद्धांत और जोखिम सिद्धांत आप यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पेपर नंबर 3 है दोस्तों, ये ऑप्शनल पेपर है। पहला पेपर आपका बिजनेस मैनेजमेंट जो कि कंपलसरी पेपर लेना ही लेना सभी लोग के लिए। दूसरा पेपर दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसी का एक पार्ट जोड़ा गया दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कि प्रैक्टिकल का आपका है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो दोस्तों आपका है वो भी आपका 75 मार्क्स का होगा, और इसमें 25 नंबर जो आपका होगा, मीन्स 100 नंबर में 75 नंबर कॉलेज के थ्रू आपका होगा, 25 नंबर आपका असाइनमेंट थ्रू होगा। इसका पेपर तो नहीं होगा, इसका एक प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल होगा। मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इसका एग्जाम तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा 75 नंबर का, और 25 नंबर इसका असाइनमेंट होगा। तो एक तो आपका पहला बिजनेस मैनेजमेंट है दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट आपका है। दूसरा हमारा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
तीसरा हमारा हो गया वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और चौथा अगर कोई हो गया दोस्तों तो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये ओवरऑल बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में मैंने ओवरऑल सारा कंटेंट आपको समझा दिया है कि ओवरऑल कौन कौन से पेपर में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं इसका सारी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों